हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सब कैसे हो? मेरा नाम है ब्रिजेश कुमार और आप देख रहे हो कोर्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल। ये जो क्लास है दोस्तों आपकी, मैं बता दूं कि ये क्लास आपकी एमएड थर्ड सेमेस्टर की है। ये क्लास आपकी एमएड थर्ड सेमेस्टर की है और एक क्लास स्पेशल ऑर्गेनाइज की गई है लखनऊ यूनिवर्सिटी वालों के लिए। किसके लिए? लखनऊ यूनिवर्सिटी वालों के लिए। लेकिन यदि आपका सिलेबस मैच करता है और अगर आप अदर यूनिवर्सिटी से हैं, स्टेट यूनिवर्सिटी या फिर किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, तो आप इस वीडियो लेक्चर से पढ़ाई कर सकते हैं, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। एमएड थर्ड सेमेस्टर की ये क्लास है, एमएड थर्ड सेम की ये क्लास है और जो पेपर हम लोग पढ़ रहे हैं वो पेपर हम लोगों का है सोशोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। कौन सा पेपर है? सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। एमएड थर्ड सेमेस्टर में ये आपका पहला पेपर है, सोशोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, जिसे कि आज से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। इस पेपर का ये पहला क्लास है। अगर आप MGKVP महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से एमएड कर रहे हैं तो ये आपके फर्स्ट सेमेस्टर में ये पेपर होगा, सोशोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। तो आप इस वीडियो लेक्चर से बिल्कुल पढ़ सकते हैं, कहीं भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, चलिए। आज का दिन काफ़ी व्यस्त भरा था तो अभी मैं नहा धोवा के बैठा हूँ, क्योंकि शाम का वक्त था, फिर भी मैंने स्नान किया क्योंकि काफ़ी धूल गर्दा से होकर मैं अभी आया था। तो ये था और क्लास इम्पोर्टेंट थी, 3-4 दिन से वीडियो अपलोड नहीं हुई है, तो इसलिए आज आपके एमएड थर्ड सेमेस्टर का पहला क्लास अपलोड होने वाला है कुछ देर में। देखिए, हम लोग यूनिट 1 पढ़ रहे हैं, सोशोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन जो पेपर है उसका यूनिट 1 पढ़ रहे हैं और यूनिट 1 में हमें पढ़ना है सोशोलॉजी ऑफ एजुकेशन। क्या टॉपिक है हमारा? सोशोलॉजी ऑफ एजुकेशन। इसे हिंदी में हम क्या बोलेंगे? शिक्षा का समाजशास्त्र। क्या बोलेंगे? शिक्षा का समाजशास्त्र। ये आपका टॉपिक है यूनिट 1 में। सबसे पहले इसका हम कॉन्सेप्ट जानेंगे, फिर उसके बाद उसका हम नेचर जानेंगे, स्कोप जानेंगे, क्या फंक्शंस हैं ये भी जानेंगे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम 4 चीज़ें जानेंगे। किसके रिफरेंस में? सोशोलॉजी ऑफ एजुकेशन के बारे में 4 चीज़ें पढ़ने वाले हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ सोशोलॉजी ऑफ एजुकेशन, नेचर ऑफ सोशोलॉजी ऑफ एजुकेशन, स्कोप ऑफ सोशोलॉजी ऑफ एजुकेशन, फंक्शंस ऑफ सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन। तो ये 4 चीज़ें हम आज के वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। इसके बाद जो अगला वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम लोग मेथड ऑफ स्टडी देखेंगे, सोशोलॉजी ऑफ एजुकेशन का क्या होता है और डिफरेंस जानेंगे कि सोशोलॉजी ऑफ एजुकेशन और एजुकेशनल सोशोलॉजी दोनों के बीच में क्या अंतर होता है। इस यूनिट में आपका कम से कम देख रहे हैं 6-7 वीडियो लेक्चर अपलोड होगा ही, तभी आपको अच्छे से समझ आएगा। और मैंने आपको बताया है कि किसी भी पेपर का हम जब यूनिट 1 पढ़ते हैं तो उसे हमें थोड़ा ढंग से पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो पेपर का क्या होता है? बेस होता है। आप यूनिट 2, 3, 4 भले ही स्पीड में पढ़ के निकाल दीजिए, लेकिन जो 1 है उसको थोड़ा अच्छे से पढ़ना रहता है। चलिए, अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा तो ज़रूर से ज़रूर उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। बहुत ही जल्द हम नेट JRF की तैयारी इस चैनल पे कराएंगे और नेट JRF के बारे में भी हम आपको वीडियो बना कर देंगे। जो भी जानकारी होती है, कब एग्ज़ाम होता है, क्या सिलेबस होता है, कितना नंबर लाना होता है, सारी चीज़ें बताएंगे। ठीक, तो उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा और आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा। व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा। ये पर्सनल आपसे रिक्वेस्ट है कि आप व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे हमारे फॉलोवर बहुत ही कम हैं, तो अगर आप मेरे शिक्षण का मुझे कुछ फल देना चाहते हैं, जो हम आपको पढ़ाते हैं, गुरु दक्षिणा कुछ देना चाहते हैं, तो आप व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा।
ये मेरे लिए गुरु दक्षिणा होगा, ठीक। और कमेंट करके बता दीजिएगा कि क्लास कैसा लगा। अगर आप हमसे एमएड के फर्स्ट सेमेस्टर में या सेकेंड सेमेस्टर में किसी भी सेम में पढ़े हैं, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर में आपको फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन पेपर पढ़ाता था, तो यदि आपने पहले हमसे फर्स्ट सेमेस्टर या सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ाई की है तो वो कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे खुशी होगी जानकर कि आप मेरे पुराने छात्र अध्यापक या मेरे पुराने स्टूडेंट हैं, ठीक। तो आप बताएंगे तो मुझे बहुत ही खुशी होगी। चलिए एक तो मक्का खा रहा हूँ और आप लोगों के लिए भी है, क्योंकि अभी सीजन है मक्का का, तो खा भी रहे हैं और आपकी क्लास भी चलेगी, ठीक। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये पेपर हमारा बहुत ज़्यादा वैसा पेपर नहीं है, हम आराम से समझ सकते हैं, और जो चीज़ें हम नहीं समझ पाएंगे तो वो कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा, ठीक। चलिए, तो हमने आपको बता दिया कि जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का समाजशास्त्र, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं। तो देखिए, शिक्षा का समाजशास्त्र को समझने से पहले हमें थोड़ा समाजशास्त्र को समझना होगा, ठीक, कि समाजशास्त्र क्या होता है। देखिए, जब किसी भी शब्द के लास्ट में शास्त्र जुड़ जाए, क्या जुड़ जाए, शास्त्र जुड़ जाए, तो इसका मतलब कि उस चीज़ का अध्ययन होता है उसके अंतर्गत। तो इसके आगे क्या जुड़ा है, समाज जुड़ा है, समाज प्लस शास्त्र। तो समाज का जो अध्ययन करता है, समाज की जो घटनाक्रम है, प्रक्रियाएं हैं, तमाम चीज़ें हैं, उसका जो चीज़ अध्ययन करता है उसको ही हम समाजशास्त्र कहते हैं। आसान भाषा में हमें ये चीज़ याद रखना है, ठीक। चलिए, हमने कुछ लिखा भी है, उसके द्वारा भी आप समझ सकते हैं। समाजशास्त्र जो होता है, समाज व उसमें घटित घटनाओं से संबंधित अध्ययन है। मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, समाज है। अब समाज है तो समाज में बहुत सारे मनुष्य होंगे, मंदिर भी होगा, मस्जिद भी होगा ना। ये मस्जिद का गुंबद मान लीजिए, सही से बन नहीं पा रहा है, और गाड़ी भी होगी और पेड़ पौधे होंगे। तो समाज में जितना घटना घटित हो रहा है उसका जो शास्त्र, जो विषय अध्ययन करता है उसको हम समाजशास्त्र बोलते हैं, या जिसके अंतर्गत समाज में घटित घटनाओं का हम अध्ययन करते हैं उसको हम समाजशास्त्र बोलते हैं। समाजशास्त्र के जनक या फादर ऑफ सोशियोलॉजी कौन है, ऑगस्ट कॉम्टे को बोला जाता है, ठीक। इंग्लिश में स्पेलिंग है, आप यहाँ पे देख सकते हैं अगर आप इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं तो। चलिए, देखिए, इसमें होता क्या है कि ये क्या है आपका, ये है आपका समाज, और समाज के अंदर क्या रहते हैं, मानव रहते हैं। तो समाज और मानव के बीच में जो रिलेशन है उसका जो स्टडी करता है उसी को हम बोलते हैं समाज शास्त्र। ऐसा शास्त्र जो समाज और मनुष्य के बीच के संबंधों का अध्ययन करता है उसे हम समाज शास्त्र कहते हैं। तो ये तो हमारी हो गई जी परिभाषा समाज शास्त्र की, ठीक। अब हम जानते हैं कि शिक्षा का समाजशास्त्र क्या है सर। हमने जान लिया सर कि समाजशास्त्र क्या है, कि समाज में जितने भी घटनाएं घटित होती हैं उसका जिसके अंतर्गत अध्ययन होता है उसे समाजशास्त्र कहते हैं, या मनुष्य या समाज के बीच के संबंधों का जो अध्ययन कराता है उसे हम समाजशास्त्र कहते हैं। लेकिन सर शिक्षा का समाजशास्त्र क्या है, तो शिक्षा का समाजशास्त्र क्या है, देखिए समझिए। शिक्षा का समाजशास्त्र ये है कि शिक्षा के द्वारा बाय एजुकेशन हम क्या करते हैं, सामाजिक नियमों को, कायदों को, ढंग को, शैली को सिखाने का प्रयास करते हैं। शिक्षा के द्वारा जब हम सामाजिक नियमों को, सामाजिक कायदों को, सामाजिक ढंग को, सामाजिक शैली को सिखाने का कार्य करते हैं
तो उसे शिक्षा का समाजशास्त्र बोला जाता है। यहाँ पे क्या होता है कि शिक्षा के द्वारा सामाजिकता का विकास किया जाता है। जो सामाजिक परंपराएं हैं, जो सामाजिक हमारे आधार हैं, उसको हम बच्चों को सिखाते हैं। कहाँ पे? एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के अंदर। इसी को बोला जाता है शिक्षा का समाजशास्त्र। यहाँ पे हम आपको जो एग्जाम में लिखना होगा, अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है तो आप उसके लिए यहाँ पे देख सकते हैं। शिक्षा के द्वारा हम जो भी सामाजिक कायदे, सिद्धांत, मूल्य सीखते हैं, उसे हम अपने वास्तविक जीवन में प्रयोग करते हैं। शिक्षा के समाजशास्त्र में क्या होता है? शिक्षा के द्वारा हम व्यक्ति को या बच्चों को सामाजिक कायदे सिखाने की कोशिश करते हैं, जो सोशल प्रिंसिपल हैं वो सिखाने की कोशिश करते हैं, सोशल वैल्यूज सिखाते हैं, ताकि वो अपने रियल लाइफ में इसको यूज कर सके। क्योंकि बच्चा क्या होता है, विद्यालय छोड़ के एक दिन उसको समाज में ही अपना रोल प्ले करना होता है। तो विद्यालय उसको समाज के लिए तैयार करने का कार्य करता है, और विद्यालय का जो रोल है समाज के लिए, उसी को शिक्षा का समाजशास्त्र बोला जाता है। ठीक, कि शिक्षा सोशल बनाने का काम करता है बच्चों को, और कह सकते हैं कि एक बेस्ट सिटीजन प्रोवाइड करता है सोसाइटी को। तो यही जो प्रक्रिया है, इसी को हम शिक्षा का समाजशास्त्र बोलते हैं। आगे आप इसमें देख सकते हैं, समाज में मिलने वाली चुनौतियों हेतु यह विद्यार्थियों को तैयार करता है। देखिए, एक जो स्कूल होता है, स्कूल में बच्चे जो होते हैं, चिल्ड्रन जो होते हैं, इनको हम क्या सिखाते हैं? इनको हम छोटे छोटे स्किल, सिद्धांत, मूल्य इनके अंदर डेवलप करते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो बच्चे हैं एक दिन कहाँ जाएंगे? समाज में प्रवेश करेंगे। भाई कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई समाज सेवी नेता बनेगा, तो वो कहाँ? समाज में ही अपना भूमिका अदा करते हैं। तो वहाँ पे जब वो अपना रोल प्ले कर रहे होंगे तो उनको बहुत सारी समस्याएं आएंगी, और उन समस्याओं को वो कैसे बिल्कुल अच्छे से फाइट कर पाते हैं, उनसे लड़ पाते हैं, इसके लिए शिक्षा उनको तैयार करता है। उनको सामाजिक नियम, कानून, कायदों, जीवन शैली को सिखाने का कार्य करता है, और इसी प्रक्रिया को हम शिक्षा का समाजशास्त्र बोलते हैं। यानी शिक्षा के द्वारा सामाजिक बनाने का काम किया जाता है बच्चों को। इसके अंतर्गत इसमें क्या होता है कि विद्यालय से जो आउटपुट मिलता है, विद्यालय बच्चों को जो सिखाता है, वो कहाँ पे इनपुट होता है? सोसाइटी में इनपुट होता है। विद्यालय ने जैसे स्टूडेंट्स तैयार किए, वैसे ही नागरिक सोसाइटी में जाएंगे। तो विद्यालय का जो प्रभाव है, उसका जो आउटपुट है, वो सोसाइटी का इनपुट यहाँ पे बनता है। इसके अंतर्गत कि विद्यालय जो आउटपुट दे रहा है, जैसे नागरिकों का निर्माण कर रहा है, वैसा ही समाज का भी स्वरूप बनेगा। तो विद्यालय का आउटपुट सोसाइटी का इनपुट बनता है। इसके अंतर्गत ये थोड़ा अभी आपको कठिन लग सकता है, या हो सकता है आपको समझ ना आए, तो आप कमेंट में पूछिएगा। लेकिन आप वीडियो को 2-3 बार देख लीजिएगा रिवाइज कर करके, तो आपको कहीं ना कहीं चीज़ें कुछ ना कुछ ज़रूर समझ आ जाएंगी। चलिए, फिर भी मेरी कोशिश है कि मैं आपको समझा सकूं। इसमें समाज को बेहतर बनाने हेतु शिक्षा के माध्यम से प्रयास किए जाते हैं। इसमें क्या किया जाता है शिक्षा के समाजशास्त्र में? कि शिक्षा के माध्यम से समाज को बेहतर बनाया जाता है। भाई विद्यालय के अंदर ही बच्चों को हम सारे समाज के नियम कानून सिखा देते हैं, जिससे कि वो समाज में एक आदर्श नागरिक बनकर कार्य कर सके। तो आदर्श नागरिक बनकर जब बच्चा काम करेगा समाज में, तो समाज बेहतर बनता है। अर्थात सामाजिक मूल्यों का निर्माण कर विद्यार्थियों को उससे अवगत कराकर उसे सामाजिक व्यक्ति बनाने का प्रयास किया जाता है। यानी कि एक लाइन में यदि आप समझेंगे, शिक्षा का समाजशास्त्र का उद्देश्य क्या होता है? विद्यार्थियों को सामाजिक व्यक्ति बनाना, ताकि वो समाज में अच्छे से जीवन यापन कर सकें। ठीक है जी, चलिए आगे देखिए। इस टर्म को स्टार्ट करने का श्रेय शिक्षा का समाजशास्त्र जो टर्म है, इसको स्टार्ट करने का श्रेय इमाइल दुर्खीम को जाता है। इनका पूरा नाम हमने बताया था सिलेबस वाली वीडियो में, आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। इस पेपर का पूरा सिलेबस मैंने एक्सप्लेन किया है बेटर वे में। ठीक, तो इनका पूरा नाम है डेविड इमाइल दुर्खीम। ये एक सोशियोलॉजिस्ट थे, समाजशास्त्री थे।
चलिए, ये तो हो गया शिक्षा का समाजशास्त्र का, हमने कॉन्सेप्ट जान लिया कि शिक्षा का समाजशास्त्र को लाने की जरूरत क्यों पड़ी। तो हमें क्या करना था, बच्चों को सामाजिक व्यक्ति बनाना था, बच्चों में सामाजिक मूल्य विकसित करने थे, सामाजिक नियम, कायदे, ढंग, सामाजिक जीवन शैली को सिखाना था। इसके लिए हमने शिक्षा के समाजशास्त्र को लाया, और किसके द्वारा सिखाना था, शिक्षा के द्वारा सिखाना था। तो इसलिए इसको शिक्षा का समाजशास्त्र कहते हैं कि शिक्षा ने समाज के जो नियम सिखाए, समाज के जो कायदे सिखाए, समाज के जो ढंग सिखाए बच्चों को, उसी को शिक्षा का समाजशास्त्र हम कहते हैं। हम चाहते थे कि जो बच्चा है वो सामाजिक कायदे, सामाजिक नियम कानून को अच्छे से सीख जाए, उसका समाजीकरण हो जाए। इसलिए हमने शिक्षा को एक साधन के रूप में यूज किया। और जब शिक्षा एक साधन होती है किस चीज़ के लिए, समाजीकरण के लिए, बच्चे के समाजीकरण के लिए, तो उस कॉन्सेप्ट को हम शिक्षा का समाजशास्त्र बोलते हैं। शिक्षा का समाजशास्त्र का जन्म इसीलिए हुआ कि बच्चे को सामाजिक बनाना था। और किसके थ्रू बनाएंगे, तो शिक्षा के थ्रू बनाएंगे, क्योंकि बचपन में उसको हम पढ़ने का ही काम देते हैं। बच्चा क्या होता है, जन्म लेता है तो वो पढ़ने स्कूल में जाता है, वहीं से उसकी लर्निंग स्टार्ट होती है। ठीक, तो इसलिए शिक्षा का समाजशास्त्र, शिक्षा के द्वारा सामाजिक चीज़ों को हम सिखा रहे हैं इसमें। ठीक, चलिए आगे क्या है, इसका नेचर हम जान लेते हैं, प्रकृति क्या है ये चीज़ जान लेते हैं। तो एग्जाम में आपको यही लिखना है, अगर कॉन्सेप्ट, नेचर और स्कोप फंक्शन से क्वेश्चन आएगा, सेम आप लिख दीजिएगा, बहुत अच्छा नंबर मिलेगा। हाँ, आप इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं तो इंग्लिश में लिखिएगा, ट्रांसलेट इसको कर लीजिएगा, क्योंकि उतनी इंग्लिश तो आपको आती ही होगी। ठीक, चलिए देखिए, मैं कोशिश करूंगा कि मतलब जो नोट्स हैं वो बाईलैंग्वेज आपको प्रोवाइड कराया जाए, लेकिन इसके लिए थोड़ी टाइम लगेंगे, तब तक आपको एडजस्ट करना होगा। तो तब तक आप अपने से थोड़ा मेहनत कर लीजिएगा, ट्रांसलेट कर लीजिएगा। ठीक, आगे के नोट्स में मैं कोशिश करूंगा बाईलैंग्वेज हो नोट्स, थोड़ा आपको कम मेहनत करना पड़े किसी भी मीडियम के विद्यार्थी को। ठीक, चलिए, फिर भी मैं बीच में इंग्लिश टर्म आपको यूज कर दूंगा तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। चलिए आगे देखिए, तो अब हम बात करते हैं शिक्षा का समाजशास्त्र के नेचर की, प्रकृति की, इसकी प्रकृति क्या है। तो देखिए, नेचर का मतलब हमने आपको कई बार समझाया है कि स्वभाव, शिक्षा का समाजशास्त्र का स्वभाव क्या है, वो कैसे कार्य करता है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, उसके क्या गुण हैं, ये सब नेचर में आ जाते हैं। ठीक, उसकी प्रकृति कैसी, अगर आपसे पूछे कि आपकी प्रकृति कैसी है, आप बोलेंगे सर हम बहुत ईमानदार हैं, सर हम बहुत जिम्मेदार हैं, सर हम टाइम के बहुत पंक्चुअल हैं, सर हम पढ़ने में भी तेज हैं, तो यही सब आपके नेचर में इंक्लूड हो जाएगा। तो उसी प्रकार शिक्षा का समाजशास्त्र कैसे फंक्शन करता है, क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या उसका स्ट्रक्चर है, ये सारी चीज़ें नेचर में हम इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक, तो चलिए, इसके द्वारा शिक्षा का प्रभाव समाज पर देखने को मिलता है कि जैसी शिक्षा हम दे रहे हैं तो उस शिक्षा का समाज पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। जो विद्यालय हैं हमारे, उन विद्यालयों का प्रभाव हमारे समाज के ऊपर क्या पड़ रहा है, इसका अध्ययन शिक्षा का समाजशास्त्र करता है। शिक्षा के द्वारा समाज में हुए परिवर्तन को शिक्षा का समाजशास्त्र कहा जाता है। शिक्षा के द्वारा समाज में जो भी परिवर्तन होते हैं, समाज में जो भी चेंजेस आते हैं, जैसा समाज का स्वरूप बनता है, इसी चीज़ को हम शिक्षा का समाजशास्त्र कहते हैं। आगे देखिए, यह समाज के समस्याओं का समाधान शिक्षा के द्वारा उपलब्ध कराता है। यदि समाज में बेरोजगारी की बहुत ज़्यादा समस्या है तो शिक्षा के द्वारा इसका हम समाधान करते हैं, पाठ्यक्रम को रोजगार परक बनाते हैं, वो स्किल बच्चों को पाठ्यक्रम के द्वारा सिखा देते हैं, जिससे कि उन्हें कुछ ना कुछ रोजगार मिल जाए। तो शिक्षा के द्वारा जब हम समाज की जो समस्याएं हैं उनका समाधान करते हैं तो इसको शिक्षा का समाजशास्त्र बोला जाता है। यानी शिक्षा के समाजशास्त्र का नेचर है कि ये समाज के समस्याओं का समाधान शिक्षा के द्वारा करता है। जैसे आपने देखा होगा समाज में लैंगिक असमानता पाई जाती है, लड़के लड़कियों में बहुत अंतर किया जाता है, कहा जाता है लड़कियां तो बहुत कमज़ोर होती हैं, बात बात पर रोने लगती हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करती हैं, घुटनों में दिमाग होता है, ऐसी धारणाएं बनाई गई हैं। तो आज क्या होगा कि आप एनसीईआरटी की बुक उठा के देख लीजिएगा, तो एनसीईआरटी के बुक में आप देख लीजिएगा कि लड़के लड़कियों को बराबरी के रूप में दिखाया जाता है। जैसे ही आप एनसीईआरटी की का कोई भी चैप्टर खोलेंगे, ऊपर में आपको एक लड़की का उदाहरण मिल जाएगा, लड़की से ही स्टार्ट किया जाता है, लड़की का नाम लड़का वाला रहता है, जैसे लड़की का नाम राम रख दिया। तो ये सारी चीज़ें क्या है, शिक्षा के द्वारा लैंगिक असमानता को दूर किया जा रहा है। जो उदाहरण हैं वो लड़कियों की जितने मजबूती के पक्ष हैं उसको भी दिखाया जा रहा है, ये चीज़ है। ठीक, तो आगे क्या है, यह समाज के समस्याओं का समाधान शिक्षा के द्वारा उपलब्ध कराता है, ये चीज़ तो हो गया। हम आगे देखिए,
यह शिक्षा के प्रभाव को नियंत्रित करता है कि भाई शिक्षा का प्रभाव क्या होगा, किस क्षेत्र में कहाँ तक होगा, तो इसको नियंत्रित करता है शिक्षा का समाजशास्त्र। शिक्षा का समाजशास्त्र ही ये चीज़ को निर्धारित करता है कि हम कैसी शिक्षा की व्यवस्था करेंगे और उस शिक्षा से समाज पे क्या प्रभाव पड़ेगा, कहाँ तक प्रभाव पड़ेगा, ये सारा चीज़ देखना शिक्षा का समाजशास्त्र का काम है। शिक्षा में पाठ्यचर्या निर्माण, कक्षा कक्ष प्रबंधन, सीखने और शिक्षण संबंधी विधियों को निर्धारित करने में अपनी भूमिका निभाता है शिक्षा का समाजशास्त्र। देखिए, जैसा समाज में हम बदलाव लाना चाहते हैं, जैसे सामाजिक नियम हम स्थापित करना चाहते हैं, वैसा ही शिक्षा का हम पाठ्यचर्या निर्माण करेंगे। उस प्रकार का ही हम क्लासरूम मैनेजमेंट को भी फिक्स करने का काम करेंगे। लर्निंग टीचिंग मेथड भी उसी तरीके से हम क्लासरूम में इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इन सारे चीज़ को डिटरमाइन करने का काम शिक्षा का समाजशास्त्र करता है। ठीक, चलिए इसमें हम एक दो परिभाषा भी देख लेंगे जो शिक्षा के समाजशास्त्र के नेचर को बताने का कार्य करता है। प्रोफेसर जेफरी के अनुसार शिक्षा का समाजशास्त्र अधिगम प्रक्रिया व सामाजिक अंतःक्रिया, आपसी संबंध, व्यवहारात्मक अभिवृत्तियों के बीच संबंधों का अध्ययन करता है। देखिए, कह क्या रहा है यह परिभाषा, जो शिक्षा का समाजशास्त्र है वो लर्निंग प्रोसेस से बच्चे ने जो लर्निंग किया है उससे वो किस प्रकार का सामाजिक अंतःक्रिया कर पा रहा है, सोशल इंटरेक्शन वो कितना कर पा रहा है अपने लर्निंग से, आपसी संबंध घर में अपना आस पड़ोस में वो कैसे संबंध कर पा रहा है, उसका व्यवहार क्या है, उसकी अभिवृत्तियाँ कैसा है, ये सारी चीज़ों का ये सारी चीज़ें जो दिखती हैं ये शिक्षा के समाजशास्त्र के अंतर्गत आती हैं। कहने का अर्थ ये है कि बच्चा जो लर्निंग कर रहा है उसका सामाजिक अंतःक्रिया, आपसी संबंध, व्यवहारात्मक और अभिवृत्तियों के बीच में क्या संबंध है, यानी वो कैसी लर्निंग कर रहा है। अगर वो अच्छी लर्निंग कर रहा होगा तो सोशल इंटरेक्शन उसका बेटर होगा, रिलेशनशिप उसका पोलाइट होगा, गुड होगा, और जो उसके बिहेवियरल इंटरेस्ट होंगे वो भी पॉजिटिव होंगे और स्ट्रेंथ उसमें होगी। तो अगर ऐसा है तो शिक्षा का समाजशास्त्र जो है वो सही से वर्क कर पा रहा है। तो ये चीज़ यहाँ पे देखा जाता है। जो शिक्षा का समाजशास्त्र है ये इस चीज़ का अध्ययन करता है कि किस प्रकार की अधिगम प्रक्रिया को हम क्लास में रखें जिससे कि बच्चा अच्छे से सामाजिक अंतःक्रिया कर पाए, आपसी संबंध विकसित कर पाए, व्यवहारात्मक अभिवृत्तियों का विकास कर पाए। इसके बाद क्या है, शिक्षा के द्वारा वांछित सामाजिक आदर्श, वांछित मतलब अच्छे सामाजिक आदर्श, मानक यानी स्टैंडर्ड शक्तियों को कैसे समाज में लाया जा सकता है, इसका अध्ययन करता है कि बाय एजुकेशन हम सोसाइटी में कैसे, जो सोसाइटी आइडल्स होते हैं, जो सोसाइटी के हायर स्टैंडर्ड हैं, जो उनके पावर हैं, उसको हम कैसे समाज में ला सकते हैं और कैसे उनको बढ़ा सकते हैं। जैसे महात्मा गांधी जी जब जन्म लिए, पढ़ाई किए और विदेश से लौटे जब 1915 में, तो वो भारत में सत्य अहिंसा का काफ़ी प्रमोट किए, गीता को काफ़ी प्रमोट किए, लोगों में एकता बनाने का कोशिश किए, अहिंसा का महत्व समझाया, आंदोलन सत्याग्रह का महत्व समझाया। तो उन्होंने समाज में एक नए आदर्श और मानक स्थापित करने का काम किया। भाई सत्याग्रह को कोई नहीं जानता था, तो महात्मा गांधी जी आए, सत्याग्रह कैसे किया जाता है किसी चीज़ के विरोध में, वो सिखाने का काम किए। तो इसी प्रकार हम एजुकेशन के द्वारा कैसे जो अच्छे सामाजिक आदर्श हैं, मानक हैं, उनको हम कैसे समाज में स्थापित कर सकते हैं, ये काम होता है शिक्षा के समाजशास्त्र के अंतर्गत। इसका अध्ययन करता है शिक्षा का समाजशास्त्र कि ये चीज़ कैसे किया जा सकता है। देखिए, कोई भी जब हम शास्त्र पढ़ रहे हैं तो वो क्या है, उसके अंतर्गत अध्ययन होता है कि सारी चीज़ें कैसे हो सकती हैं। ठीक, चलिए नेचर हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम स्कोप देखते हैं, क्षेत्र देखते हैं कि शिक्षा का समाजशास्त्र का क्षेत्र क्या है, इसके अंतर्गत किन किन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, या जो शिक्षा का समाजशास्त्र है वो कहाँ तक वर्क करता है। तो देखिए, ये जो स्कूल है या फिर मान लीजिए कोई भी जो आपका एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, शैक्षणिक संस्थान है, उसका क्या रिलेशनशिप है, क्या संबंध है किसके साथ, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का या शिक्षा का क्या संबंध है परिवार के साथ, घर के साथ, संस्कृति के साथ,
सामाजिक परिवर्तन के साथ शिक्षा के द्वारा कितना सामाजिक परिवर्तन हो पा रहा है, कितना सामाजिकरण हो पा रहा है, इन सारी चीज़ों का अध्ययन करता है शिक्षा का समाजशास्त्र। शिक्षा के समाजशास्त्र के अंतर्गत शिक्षा व परिवार, घर, संस्कृति, सामाजिक परिवर्तन, समाजीकरण के बीच में क्या संबंध है, इसका अध्ययन किया जाता है। पहला चीज़ आप अपने एग्जाम में ये लिखेंगे। दूसरा आप लिखेंगे कि शिक्षा के समाजशास्त्र के द्वारा समाजीकरण करने का काम किया जाता है। जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसको कुछ भी नहीं पता होता है, क्या कैसे किसी को नमस्कार करना है, अभिवादन करना है, बड़ों से कैसे बातें करनी है, और क्या नैतिकता है, जिम्मेदारी क्या होती है, दूसरों को हानि नहीं पहुंचाना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए। तो ये सारे जो आदर्श हैं, मूल्य हैं, उसके छोटे छोटे कौशल हैं, ये सारे चीज़ों को सिखाने का काम शिक्षा के द्वारा होता है। और शिक्षा के द्वारा कैसे बच्चों को हम सामाजिक बनाते हैं, इसका अध्ययन शिक्षा का समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। संस्कृति हस्तांतरण की जो प्रक्रिया है, कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन जो है, जो कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस है, वो भी आपका सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत आ जाता है। इसके अंतर्गत हम कैसे एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में किसी कल्चर को ट्रांसफ़र करते हैं, इस चीज़ का भी हम अध्ययन इसके अंतर्गत करते हैं। भाई महात्मा गांधी को आने वाली पीढ़ी कैसे जानती है, क्योंकि हम इसे अपने पाठ्यचर्या में रखते हैं। बच्चा 1 में पढ़ रहा हो, 2 में पढ़ रहा हो, या किसी भी स्टैंडर्ड में हो, उसमें महात्मा गांधी का कोई ना कोई चैप्टर, कोई ना कोई चीज़ उसको मिल जाता है, जिससे कि वो गांधी जी के बारे में जान पाता है। तो शिक्षा के द्वारा कैसे हम कल्चर को ट्रांसमिट कर पाते हैं स्टूडेंट में, इस प्रोसेस का अध्ययन भी इसके अंतर्गत किया जाता है। विद्यालय के द्वारा क्या करते हैं, हम कल्चर को प्रमोट करते हैं। घर के द्वारा भी सिखाया जाता है कि बेटा जो गांधी जी थे वो कभी झूठ नहीं बोलते थे, इसलिए दुनिया उनको महान कहती है, तो तुम भी कभी झूठ मत बोलना। तुम यदि कुछ नुकसान कर दिए हो तो आके बता देना, हम तुमको मारेंगे नहीं बेटा, लेकिन झूठ मत बोलना। धार्मिक स्थल के द्वारा भी कल्चर का ट्रांसफ़र किया जाता है। अब देखिए ना, आप मंदिर में चप्पल पहन के नहीं जाना है, ये बच्चे को कैसे पता चलता है? उसके माता पिता बताते हैं, वहाँ पे जो पंडित जी होते हैं या जो वहाँ पे श्रद्धालु रहते हैं, वो बताते हैं बेटा चप्पल पहन के मंदिर के अंदर मत घुसना। तो एक जो हमारी संस्कृति है कि हम मंदिर को पवित्र मानते हैं, तो इसलिए चप्पल पहन के उसके अंदर नहीं घुसते हैं। तो ये चीज़ सिखाते हैं हम शिक्षा के द्वारा ही। तो विद्यालय में शिक्षा दिया जाता है, घर में शिक्षा दिया जाता है, धार्मिक स्थल पे शिक्षा दिया जाता है। तो शिक्षा के द्वारा जब हम संस्कृति को क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, और शिक्षा के द्वारा कैसे हम संस्कृति को ट्रांसफ़र कर सकते हैं नेक्स्ट जनरेशन में, इसका अध्ययन ये सब्जेक्ट करता है। ठीक। खेल के द्वारा कैसे शिक्षा दे सकते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम के द्वारा कैसे शिक्षा दे सकते हैं, इन सारे चीज़ों का इसमें अध्ययन किया जाता है। मास कम्युनिकेशन का क्या रिलेशनशिप है प्रेस के साथ, रेडियो के साथ, टेलीविज़न के साथ, इसका अध्ययन भी शिक्षा का समाजशास्त्र करता है। जो मास कम्युनिकेशन है, हमारा जनसंचार है, उसके माध्यम से हम बच्चों में कैसे सामाजिकता ला सकते हैं, उनको कैसे सामाजिक प्राणी बना सकते हैं, इस चीज़ का भी अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। इसके बाद क्या है, इसके बाद आपका है शिक्षा सामाजिक परिवर्तन व सामाजिक नियंत्रण हेतु एक साधन के रूप में अध्ययन करना। कि शिक्षा क्या है, हमारा एक टूल है जी, एक साधन है, क्या है, एक माध्यम है। किस चीज़ का, सोशल चेंज का। समाज में यदि हम कुछ परिवर्तन लाना चाहते हैं तो वो हम शिक्षा के द्वारा लाएंगे। शिक्षा हमारा एक साधन है। सामाजिक नियंत्रण भी करना है तो शिक्षा के द्वारा ही कर सकते हैं। तो शिक्षा एक साधन है सामाजिक परिवर्तन के लिए, सामाजिक नियंत्रण के लिए। इस रूप में अध्ययन करना शिक्षा का समाजशास्त्र का स्कोप के अंतर्गत आता है। इसके अंदर हम ये अध्ययन करते हैं कि अगर कुछ भी समाज में परिवर्तन लाना है या समाज में किसी भी चीज़ को नियंत्रित करना है तो शिक्षा के द्वारा हम कैसे कर सकते हैं। आप आज एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे कि अभी आपके मोदी जी चलाते हैं, हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। तो ये क्या है, ये भ्रूण हत्याओं को रोकने के लिए ये योजना को लाया गया है, पढ़ाओ
भ्रूण हत्या, भ्रूण हत्या आप समझ रहे होंगे कि जो शादीशुदा महिलाएं होती हैं उनके कोख में ही बच्चों को मार दिया जाता है इस डर से कि लड़की बड़ी होगी, अगर लड़की पैदा हो गई और वो बड़ी हुई तो दहेज वहेज देना पड़ेगा। तो जब पता चलता है कि माँ के पेट में लड़की है तो उसको मारने का काम किया जाता है। तो इसलिए सरकार की तरफ से ये योजना चलाई जाती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो देखते होंगे इससे संबंधित बहुत जागरूकता कार्यक्रम चलता है, टीवी पे ऐड आता है। तो मास कम्युनिकेशन के द्वारा या फिर जो आपके सांस्कृतिक कार्यक्रम है उनके द्वारा इस चीज़ पे नियंत्रण किया जाता है, लोगों को सामाजिक बनाने का काम किया जाता है। उसको बचपन से ही शिक्षा दी जाती है बेटा बेटी एक समान। इसीलिए एनसीईआरटी का जो चैप्टर है उसमें लड़का लड़की को बराबर दिखाया गया है, दोनों के समान मात्रा में उदाहरण आपको दिखेंगे, आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा। तो बचपन से ही बच्चों के अंदर ये मेंटेलिटी भरने की कोशिश की जा रही है कि हमें जेंडर इनइक्वालिटी को बढ़ावा नहीं देना है। शिक्षा की रूपरेखा में सामाजिक मानकों के समावेश का अध्ययन। देखिए, शिक्षा की कैसी रूपरेखा हो सकती है, शिक्षा का कैसा पाठ्यचर्या हो सकता है, इसको निर्धारित करने में, डिटर्मिनेशन करने में शिक्षा का समाजशास्त्र रोल प्ले करता है। ये जो आपका सब्जेक्ट है इसके अंतर्गत शिक्षा का पाठ्यचर्या कैसा होगा, उसका करिकुलम कैसा होगा, इस बात को भी निर्धारित किया जाता है, इस पर भी कार्य किया जाता है। इसके बाद क्या है, इसके बाद देखिए 2-3 पॉइंट हैं, जल्दी जल्दी मैं बताता हूँ। परिवर्तित परिस्थितियों, परिवर्तित परिस्थितियों का मतलब क्या, किसी जगह की भौगोलिक परिस्थिति अलग हो सकती है, उसका कल्चरल इन्वायरमेंट अलग हो सकता है। तो अगर किसी जगह का भौगोलिक जियोग्राफिकल या कल्चरल इन्वायरमेंट अगर अलग है तो वहाँ पे किस प्रकार के शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, वहाँ पर शिक्षा का क्या करिकुलम होना चाहिए, क्या क्लासरूम मैनेजमेंट होना चाहिए, इस चीज़ का भी निर्धारण इसी के अंतर्गत किया जाता है। बहुत ही ब्रॉड आपका है सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन। इसके अंतर्गत जातिवाद से संबंधित समस्या, समुदायवाद से संबंधित समस्या, कोई एक समुदाय कट्टर न होने पाए, लैंगिक असमानता जैसी प्रॉब्लम, क्षेत्रवाद की समस्या, एकवाद, किसी भी चीज़ को लेकर कट्टर हो जाना जैसी समस्याओं से शिक्षा के माध्यम से दूर किया जाता है और शिक्षा को इन सारी चीज़ों से दूर रखा जाता है कि जो एजुकेशन है वो कास्टिज्म से फ्री हो, कास्टिज्म का अंश न दिखे शिक्षा में, ताकि बच्चा जो है एकदम सेकुलर बने, हमारा कम्युनलिज्म ना हो, जेंडर इनइक्वालिटी ना हो, क्षेत्रवाद आपका हो गया, रीजनलिज्म ना हो, एकवाद मोनोइज्म जैसी समस्या से शिक्षा दूर रहे, शिक्षा में उसका अंश न मिले, शिक्षा दूषित न हो। और वह इसे चुनौती देने हेतु सक्षम नागरिकों का निर्माण हेतु भी अध्ययन किया जाता है कि इन सारी चीज़ों से हम कैसे एक नागरिक को दूर रख सकते हैं, एक अच्छा नागरिक का निर्माण कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत जातिवाद, समुदायवाद, लैंगिक असमानता, क्षेत्रवाद, एकवाद जैसी कोई भी धारणा, मेंटलिटी न हो। तो शिक्षा के द्वारा ही ये सारी चीज़ें करना है। तो इसका अध्ययन भी इस विषय के अंतर्गत ही किया जाता है कि शिक्षा से इन सारी चीज़ों को दूर रखना है और शिक्षा के द्वारा ही ऐसे नागरिकों का निर्माण करना है जो कास्टिज्म से फ्री हों, छुआछूत, भेदभाव ये सब न मानते हों, लैंगिक असमानता न मानते हो, क्षेत्रवाद न हो कि हम यूपी के हैं तो भैया बिहार वालों से जलेंगे, बिहार वालों को सम्मान नहीं देंगे, चाहे बिहार के हैं तो यूपी से जलेंगे, ऐसा नहीं। ठीक है, समस्त भारत हमारा है, वसुदैव कुटुंबकम की विचारधारा को लेकर आगे बढ़ना है, ऐसे नागरिकों का हमको निर्माण करना है। शिक्षा के द्वारा राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित कैसे किया जा सकता है, इसका अध्ययन भी इसके अंतर्गत किया जाता है। प्रजातांत्रिक नागरिकों का निर्माण कैसे कर सकते हैं, इसके लिए क्या नीति होनी चाहिए, इस पर भी कार्य इसी के अंतर्गत किया जाता है। अब सबसे लास्ट चीज़, फंक्शंस ऑफ सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन की शिक्षा का समाजशास्त्र के कार्य क्या हैं, ये करता क्या क्या है। तो जो मैंने अभी तक आपको कॉन्सेप्ट बताया, आपको नेचर बताया, स्कोप बताया, इसको भी आप फंक्शंस के रूप में लिख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे मैं कुछ स्पेशल 5 पॉइंट आपको बता दे रहा हूँ, एग्जाम में अगर आप ये लिखते हैं तो और अच्छा प्रभाव पड़ेगा। शिक्षा का समाजशास्त्र, शॉर्ट में इसे हम SOE आगे के लेक्चर में बोलेंगे क्योंकि ये बड़ा टर्म हो जाता है। तो SOE से आपको समझना है कि मैं बात कर रहा हूँ सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन की। तो शिक्षा का समाजशास्त्र शिक्षा की भूमिका को समाज के सकारात्मक निर्माण हेतु सुनिश्चित करती है। जो शिक्षा का समाजशास्त्र है इसके अंतर्गत शिक्षा की क्या भूमिका होगी समाज के सकारात्मक निर्माण में,
इस बात को शिक्षा का समाजशास्त्र सुनिश्चित करती है कि शिक्षा अपना क्या रोल प्ले करेगा सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए। ठीक है जी। चलिए आगे देखिए, समाज के प्रत्येक सेक्टर का मतलब क्या भाई, इकोनॉमिक सेक्टर को बेहतर बनाना है शिक्षा के द्वारा ही। रोजगार परक हम शिक्षा को बनाएंगे जिससे कि स्किल्ड एम्प्लॉय जनरेट होंगे, प्रोड्यूस होंगे, जो इंडस्ट्री में जाके इंडस्ट्री में अपना रोल प्ले करेंगे, वहाँ पे जितने भी खाली पद हैं उसमें काम करेंगे और इंडस्ट्री रन करेगी, हमारी इंडस्ट्री रन करेगी, देश का इकोनॉमिक स्तर बढ़ेगा। ठीक, प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ जाएगी। पॉलिटिकल को भी शिक्षा के द्वारा ही बदलना है। अच्छे नागरिकों का निर्माण करेंगे, वो अच्छा नेता बनेंगे, समाज में अच्छी नीति लाएंगे, समाज का स्वरूप बेहतर बनेगा। हेल्थ को बेहतर बनाना है शिक्षा के द्वारा ही। सिक्योरिटी यानी डिफेंस को बेहतर बनाना है, ऐसे सेनाओं का निर्माण करना है जो देश के प्रति कटिबद्ध हों, प्रतिबद्ध हों। बेस्ट सिटीजन बनाना है कि आम नागरिक होते हुए भी बेस्ट सिटीजन आप किसको बोलेंगे, अच्छा नागरिक किसको बोलेंगे, जो डिफेंस में जाता है या फिर कोई कलेक्टर वलेक्टर बनता है उसको बोलिएगा। बेस्ट सिटीजन वो होता है, आप रोड पे हैं तो गुटखा खा के मत थूकिए। आप गुटखा लोग खाता रहता है, आप देखते हैं इस तरीके खाएगा और क्या कर रहा है आज तो हम आए ही नहीं, और थूक देता है वहाँ पे। अरे भैया जिसको तुम थूक रहे हो तुम्हारा सार्वजनिक, तुम्हारा अपना संपत्ति नहीं है, वो सार्वजनिक संपत्ति है। तुम गुटखा खा के थूक दे रहे हो, तुम रोड को गंदा कर रहे हो या कोई भी सार्वजनिक स्थल पर बैठे हो ऐसा कर रहे हो, और ऐसे ही 4 लोग आके गुटखा खा के थूक देंगे तो क्या है, वो जगह गंदा होगा, वो जगह गंदा होगा, आपकी सिटी गंदा हो जाएगी। तो बेस्ट सिटीजन का मतलब ये है कि हम अपने सिटी की देखभाल करेंगे, जहाँ भी रह रहे हैं हमारे वजह से किसी को नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए, चाहे फिर वो हमारा सार्वजनिक संपत्ति हो या फिर कोई व्यक्ति हो, किसी को भी नहीं। सिनेमा को भी बेहतर बनाना है हमें शिक्षा के द्वारा ही। शिक्षा के द्वारा हमें व्यक्ति के अंदर ऐसे मूल्य डेवलप करने हैं कि यदि वो व्यक्ति सिनेमा के फील्ड में जाता है तो अच्छी फिल्में बनाएं, अच्छे चीज़ों का एडवर्टीजमेंट करें, ये चीज़ है। ठीक, आजकल आप देखते होंगे हीरो लोग गुटखा का प्रचार करते हैं। मीडिया को बेहतर बनाना है कि भाई हम ऐसे स्टूडेंट में वैल्यू डेवलप कर देंगे कि गोदी मीडिया बन के देश का जो नुकसान हो रहा है उसको तमाशा नहीं बनाएंगे बल्कि उसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। तो शिक्षा के द्वारा समाज के प्रत्येक सेक्टर में बदलाव लाने का कार्य करता है शिक्षा का समाजशास्त्र। नीतियाँ बनाता है, अध्ययन करता है कि कैसे शिक्षा के द्वारा इन सारे सेक्टर में बेटरमेंट किया जा सकता है, बेहतर बनाया जा सकता है। ठीक, इसकी जिम्मेदारी शिक्षा की ही होती है। चलिए आगे देखिए, मतलब ये जानिए कि शिक्षा के समाजशास्त्र में काम करने वाला व्यक्ति शिक्षा है, व्यक्ति मैं बोल रहा हूँ, लेकिन काम करने वाला जो एलिमेंट है वो शिक्षा है, और उसके काम से जिस पर प्रभाव पड़ेगा वो एलिमेंट आपका सोसाइटी है। शिक्षा सोसाइटी के लिए काम करता है शिक्षा का समाजशास्त्र में। ठीक, ये चीज़ है। अभी हम एक और टर्म पढ़ेंगे जिसे हम बोलते हैं एजुकेशनल सोशियोलॉजी, शैक्षिक समाजशास्त्र। तो उसमें क्या होता है, समाज काम करता है बेहतर शिक्षा के लिए, दोनों अपोजिट हैं एक दूसरे के। ठीक, शिक्षा का समाजशास्त्र क्या है, शिक्षा काम कर रहा है समाज के बेटरमेंट के लिए, और शैक्षिक समाजशास्त्र जो एजुकेशनल सोशियोलॉजी है उसमें समाज काम करेगा कि शिक्षा को कैसे बेहतर बनाए। ठीक, दोनों एक दूसरे के लिए प्रयास करते हैं। देखिए अब लास्ट क्या है इसमें कि सामाजिक मानकों के अनुरूप शिक्षा के पाठ्यचर्या, शिक्षा की क्या रणनीति होगी, इसको तैयार करना भी इसी सब्जेक्ट का काम है, शिक्षा का समाजशास्त्र का, कि समाज में कैसे बेहतर मानक हम ला सकते हैं, समाज में कैसे बेहतर परंपराओं को विकसित कर सकते हैं शिक्षा के द्वारा। तो शिक्षा का पाठ्यचर्या क्या होना चाहिए, इस पर भी अध्ययन किया जाता है कि जो व्यक्ति है बेस्ट से बेस्ट उसमें समायोजन क्षमता हो सके, वो तार्किक चिंतन कर सके, तभी तो समाज का स्वरूप बेहतर बनेगा। अगर वो फालतू की बहसबाजी करेगा समाज तो गलत दिशा में जाएगा। लास्ट चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो शिक्षा का समाजशास्त्र होता है उसमें शिक्षा के द्वारा सामाजिकरण करने का काम किया जाता है, बच्चों को सामाजिक प्राणी बनाया जाता है। समाज में कुछ परिवर्तन लाना है तो शिक्षा लाता है, सामाजिक नियंत्रण भी वही करता है, सामाजिक समस्याओं का समाधान भी शिक्षा के द्वारा इसके अंतर्गत किया जाता है, और सांस्कृतिक हस्तांतरण भी शिक्षा के द्वारा किया जाता है। किसी कल्चर को डेवलप करना है तो भी शिक्षा के द्वारा हम कर सकते हैं।
आज आप देखते होंगे पंडित दीनदयाल उपाध्याय को योगी गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है दिन प्रतिदिन इनफॉर्मल एजुकेशन या फॉर्मल एजुकेशन के थ्रू। तो किसी भी कल्चर को कैसे डेवलप करना है, इस पर भी अध्ययन शिक्षा का समाजशास्त्र करता है। राष्ट्रीय एकता का निर्माण कैसे करना है, फ्यूचर ऑक्यूपेशन कि वो फ्यूचर में कैसा व्यवसाय करेगा, शिक्षा को रोजगार परक बनाना है ताकि समाज में वो अपना रोल प्ले कर सके, कोई भी सेक्टर में जाकर अच्छे से कार्य कर सके। तो ये सब शिक्षा के समाजशास्त्र के फंक्शन होते हैं। पहला फंक्शन आप क्या लिखेंगे कि समाज के प्रत्येक सेक्टर को बेहतर बनाने का कार्य करता है ये। दूसरा आप लिखेंगे कि शिक्षा के पाठ्यचर्या रणनीति को बनाने का कार्य करता है। यह ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करता है जिसमें समायोजन क्षमता बेहतर हो, तार्किक चिंतन की योग्यता हो। और तीसरा चीज़ आप इसमें क्या लिखेंगे कि यह सामाजिकरण करने का काम करता है, सामाजिक परिवर्तन लाने का काम करता है, सामाजिक नियंत्रण की भी जिम्मेदारी इसमें शिक्षा के ऊपर होती है, सामाजिक समस्याओं का समाधान करता है शिक्षा के द्वारा, सामाजिक हस्तांतरण, सांस्कृतिक विकास, राष्ट्रीय एकता का निर्माण, फ्यूचर ऑक्यूपेशन की जिम्मेदारी इसमें शिक्षा के ऊपर होती है और शिक्षा के द्वारा ही इन सभी चीज़ों को अंजाम दिया जाता है। तो आई होप आज के वीडियो लेक्चर में ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा उसमें भी मैं एक बार सारा चीज़ें रिपीट करूँगा। तब तक आप इस लेक्चर को अगर एक बार में समझ नहीं आता है तो मैं आपसे बोलूँगा कि 2-3 बार आप देख लीजिएगा, तो आपको ज़रूर कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। और ये जो आपका टॉपिक है सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का समाजशास्त्र, इसकी हल्की फुल्की इमेज आपके दिमाग में बन जाएगी। ठीक, और इस पेपर का भी आपको बेस इस यूनिट 1 को पढ़ते पढ़ते बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा और आगे के यूनिट पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। ठीक, तो जैसा आपका रिस्पांस होगा उसी तरीके से क्लास भी आएंगी। क्लास को एक बार शेयर कर दीजिएगा। जो भी अन्य अभ्यर्थी हैं एमएड 3rd सेमेस्टर के या फिर आप एमजी केवीपी में पढ़ रहे हैं तो जो 1st सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उनके पास इस वीडियो का लिंक शेयर कर दीजिएगा। कमेंट करके मत बताना भूलिएगा कि ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा। अगर आप हमसे 1st या 2nd सेमेस्टर में पढ़े हैं तो वो भी आप हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। और सबसे मोस्ट चीज़ कि चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, बहुत ही जल्दी दूसरी वीडियो लेक्चर भी आएगी, उसमें हम लोग आपका पढ़ेंगे कि सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन जो होता है इसमें मेथड ऑफ स्टडी क्या होता है। ठीक, ये चीज़ हम पढ़ेंगे।